जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जी हाँ दोस्तों, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई अब तो धुआंधार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तेज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च को आपका पहला पेपर होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और एग्जाम की तैयारी धाकर तरीके से जुड़ जाइए। किस किस प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ रहे हैं? बिल्कुल 19 सवालों का मैं आप लोगों का लेकर आया हूं। आप सभी के सामने 19 सवाल जैसे आप लोग सब्जेक्टिव पेपर में रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार का। तो देख लीजिए, 20 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। सभी को शेयर जरूर कर दिए, एक शेयर आपका बहुत किसी को हेल्प कर देगा। और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, देखिए समझिए। मैं यहाँ पर एक भी सवाल को रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ताकि आपको 19 सवाल का वीडियो देखते देखते ही 19 सवाल कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और आप लास्ट में एक रिवीजन वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आयात शुल्क क्या होता है? वही तो देखो, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। मान लो ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब पाकिस्तान से कोई सामान हम लोग भारत आएगा, तो यहाँ पर भैया रुक 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 रुक, यहाँ पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर जो सामान टैक्स लगता है ना, उसे ही बोलते हैं आयात शुल्क। ठीक है, कोई सामान आने पर जो शुल्क लगता है उसे बोलते हैं आयात शुल्क। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई? तो दोस्तों, भारत में प्रथम आधुनिक मिल 1818 में कोलकाता के समय फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। लेकिन अगर सफल का बात करेगा तो 1854 में हुआ था, मुंबई में। देख सकते हैं, सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में क्वासी डाबर द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट है, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। झूम खेती दोस्तों कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो, झूम झूम के मतलब क्या, कुछ दिन यहाँ पर करेगा, यहाँ फिर खत्म हो जाएगा, तो कुछ दिन यहाँ पर करेगा, फिर यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ दिन यहाँ पर करेगा। क्यों? ये जमीन कुछ दिन करने अनुपजाऊ हो जाती है, फिर नई जमीन पर करेगा, बहुत से उपजाऊ मिलेगा। इस तरह घूम घूम के करता है, इसलिए झूम खेती बोलता है। और दोस्तों, इसका जो 4 राज्य नाम है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। दल कितने प्रकार का होता है भारत? अरे भाई साहब, बहुत दल होते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? बहुत दलीय व्यवस्था, इसमें क्षेत्रीय दल है, मतलब क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय दल तक आता है इसमें, तो दलीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हो? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना। पारदर्शिता मतलब ही सरकार जो काज कर रहा है, जनता को उसकी जानकारी होना। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जो सूचना का अधिकार है ना, वो लोकतंत्र पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। आपको अगर किसी के बारे में जानकारी चाहिए, हाँ यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो पुल बन रहा है, ठीक है, इसमें कितना खर्चा हुआ, कोई धांधली तो नहीं हुआ, तो आप लोग जान सकते हो। एक आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल करके, समझ रहे हो? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकार के द्वारा कार्यों को जनता की जानकारी हो, जनता को जानकारी होना। मुद्रा का 2 काज भाई साहब, बहुत काज होता है। तो 2 किलो 2 काज, विनिमय के लिए मतलब किसी वस्तु खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा की यूज हो जाता है। और धन संचय के लिए, आप धन संचय के लिए मुद्रा का ही प्रयोग करोगे ना। चावल उगा रहे हो, चावल को आप वर्षों तो तुम नहीं रख सकते हो, खराब हो जाएगा, तो उसको बेच के पैसा को जगह रख दो, पैसा कभी भी खराब नहीं होने वाला। तो धन संचय के रूप में मुद्रा का उपयोग होता है। व्यापार अवरोधक, व्यापार अवरोधक मतलब क्या? रुकावट। व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध है, जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने पर कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए निर्णय करने के लिए करती है। मतलब सरकार अगर मान लो विदेश कोई सामान आ रहा है, तो व्यापार अवरोधक लगा दिया, ठीक है, कौन सा सामान पर लगाएगा, तो वो सामान कितना आएगा कितना नहीं, ये सारा चीज पर डिपेंड करता है। तो व्यापार अवरोधक दोस्तों एक प्रकार का प्रतिबंध होता है, जो सरकार द्वारा लगाया जाता है वस्तुओं पर, ठीक है, जो विदेश से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, जिसका सरकार प्रयोग करती है विदेश से व्यापार में वृद्धि या कटौती करने पर। मान लो विदेश से कोई सामान आ रहा है और उस पर अवरोधक लगा दिया, तो भाई मात्रा घट जाएगा ना, नहीं आएगा। ठीक है, ये अवरोधक हटा देगा तो पूरा मात्रा में आएगा, बहुत आराम से आएगा। तो ये चीज़ है, व्यापार अवरोधक मतलब एक प्रकार का अवरोधक है, रुकावट है, जो सरकार लगाती है वस्तुओं पर। अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 8 से लेकर 14 तक। चलो देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1929 में दोस्तों जो महामंदी आई थी, तो बंगाल में जो पटसन पैदा कर रहे थे उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? पटसन की कीमतों में भारी गिरावट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए। मतलब जितना भाई साहब फसल को उगाने में हुआ था, उतना पैसा भी उन लोगों के पास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों महामंदी में उन लोगों को इफेक्ट किया था, समझ रहे हो? 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से एक श्रमिक काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते। क्यों? तो देखो, ये सवाल आप लोग का हो सकता है अति लघु में भी आए तो छोटा आंसर लिखना, लघु में भी आ सकता है तो इस प्रकार का आंसर लिखना, दीर्घ में आएगा तो इससे बड़ा लिखना। तो देखो, लघु में किस प्रकार का लिखना है? 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, जिनके निम्नलिखित कारण क्या कारण है?
सबसे पहला, श्रमिकों की अधिकता, मतलब बहुत मात्रा में श्रमिक थे भाई साहब। आप मजदूर लोग, लो मजदूर, सस्ता सस्ता मजदूर मिल रहा था। श्रम की मौसमी मांग, ऐसा हो रहा था कि भाई साहब मतलब कभी बहुत ज्यादा उत्पादन का जरूरत हो रहा था, जैसे ठंडे के दिन में ऊन गर्मी कपड़ों की जरूरत बढ़ जाएगी, तो उस वक्त दोस्तों मतलब क्या, श्रमिक की मांग बढ़ जाएगी ना, ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा काम पर भी लोगों को रखना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ मजदूर रख लिया, चलो अच्छा हुआ। मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग, और जो मानवीय कौशल से बन रहे थे, जो आदमी बना रहा था अपने हाथ से, उसकी मांग ज्यादा थी मार्केट में। हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण, जो हाथ से बना रहा था आदमी, वही उसका मांग ज्यादा था। हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण था, लोग उसको पसंद कर रहे थे, देखने में भी अच्छा था। और मशीनों की समस्या, मशीनों की समस्या थी, मशीन मिल नहीं रहे थे, महंगा था, उसका रखरखाव भी खर्चा था। इसलिए दोस्तों वहां पर हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, समझ गए हो? आगे बढ़ो, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो। क्या है देखो, बहती वायु से उत्पन्न की गई, भाई साहब टेंशन मत लो, एग्जाम ही है ना, कोई तोप थोड़े है, एग्जाम देंगे आराम से, समझ रहे हो। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल पवन ऊर्जा, भाई साहब जितना तेज वायु चलेगा उतना ज्यादा पवन ऊर्जा, उतना ज्यादा जो टेडर जो ई फैन रहता है उतना स्पीड से घूमेगा, और क्या उतना ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, समझ रहे हो। ये वायु एक क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब इसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जब जब हवा चलेगा तब तक ले लो। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब ये पवन चक्कियां हो गई, इस प्रकार लोग देखते हो लगाते हैं। ठीक है, हवा देते हैं तो फर 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 घूमता है, और ये घूमता है तो मोटर घूमता है, जिससे विद्युत एनर्जी उत्पादन होता है। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है, तो दो देखो क्या क्या प्रमुख कार्य है। सबसे पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, बिल्कुल ये जग जाहिर है, चुनाव लड़ेगा, राजनीतिक में आएगा तो चुनाव तो लड़ना ही है, सत्ता चाहिए ना उसको, रोकड़ा चाहिए सत्ता जीत के। अगला है, राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल अपना नीति तय कर लेगा कि हाँ मैं ये इस नीति पर कार्य करूंगा, मैं गरीब जनता का सेवा करूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं कि आज से मैं गरीब जनता का सेवा करूंगा, लेकिन उल्टा उसका उल्टा है। ठीक है भाई साहब, जितना लूटना है लूट लो, खसूट लो, वरना किसको पड़ा है इतना सामाजिक काम करने। कुछ गुणी चुने नेता होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता और मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये सरकार और जनता के बीच में ये क्या मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। सरकार का जो यहाँ पर योजना होती है, स्कीम होती है, जनता तक पहुंचाती है। सरकारी और जो जनता का दिक्कत होता है वो सरकार तक पहुंचाता है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी, सरकार कोई योजना दे रहा है, ठीक है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना हो गया, मोदी घर योजना हो गया, जो जो योजना होती है वो जनता तक पहुंचाती है, जनता को जानकारी देती है, भाई साहब ले लो आपको जरूरत है तो। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे, तो देखो लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। बिल्कुल सही बात है। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। क्यों ताकि जनता को सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिल सके, कहीं पर घपला तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पर भ्रष्टाचारी तो नहीं हो रहा है ना, इस चीज का जानकारी मिल सके, ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मतलब कहीं पर पुल बना और उसका 10 दिन में टूट गया, तो आप आरटीआई डाल के जानकारी ले सकते हो कि भाई साहब इस पुल में कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितना अलॉट हुआ था इसके लिए राशि, और कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है। सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, समझो। तो ये है दोस्तों सूचना का अधिकार, और इस प्रकार दोस्तों यही सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि हम लोग जानकारी ले सकते हैं ना सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं, कुछ गलत करे तो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, ये लोकतंत्र का रखवाला ही तो हुआ। तो इस प्रकार सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है, तो बहुत ही अच्छा है। देखो बैंक उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं, और लोन लेगा तो जान निकाल देगा भाई साहब, बहुत सूद मिलेगा। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों का मुख्य कमाई का स्रोत है, समझ लो। आपसे लेगा 1 लाख रुपये बैंक जमा, आपको देगा 4% सूद, और आप ही का 1 लाख रुपया ठो मतलब 15% तो खुद के पास रखता है, आप ही का पैसा किसी और को दे देगा, उससे लेगा 10% सूद। बीच में कितना परसेंट कमा रहा है सोच लो। ऐसे ही बैंक धनी नहीं है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, कहीं 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करिए। तो 3 प्रक्रिया निम्नलिखित है, देख लो। पूरा विकास क्या बोल रहा है, व्यापार और विदेश नीति का उदारीकरण, मतलब जो विदेश नीति है उसमें छूट दे रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण, अलग अलग देशों में जाकर बाजार कर रहे, मतलब व्यापार करना पा रहे हो, तो इस प्रकार से क्या होता है देखो। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। क्या वो करता है कि विकसित देश की जो बड़ी कंपनियां है ना, वो छोटे उद्योग को ऑर्डर दे देती है। और दोस्तों इसीलिए तो व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण, मतलब विदेश नीति हो गया, मतलब विदेश का कंपनी में आकर हमारे देश में व्यापार कर सकता है। तो लोग क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती है, तो क्या लाभ पहुंचाते हो, देखिए जो कंपनियां होती है छोटे उद्योगों को ऑर्डर देती है, छोटे उद्योग उसको बना देते हैं, छोटे उद्योग को भी लाभ, बड़े उद्योग अपना ब्रांड देकर उसको बेच देते हैं, बड़े उद्योग को भी लाभ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। और जो ये कंपनियां होती है, छोटी छोटी कंपनियां होती है, क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सामान बेच देती है, और जो बड़ी कंपनी अपना ब्रांड दे दिया, खादिम,
कीलर जीन्स, भाई साहब कीलर का जीन्स पहनेंगे, स्पार्की का जीन्स पहनेंगे, बस ब्रांड से ही तो बिकता है। आप लोग थोड़ी देखने तो किससे बनाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे अच्छा उपाय क्या था, क्या रहता है कि वो आम जो छोटा कंपनी उसको खरीद लेता है या फिर उसमें निवेश कर देता है कि भाई साहब तुम भी उत्पादन करो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दोनों लाभ कमाएंगे, दोनों मुनाफा कमाएंगे, समझ रहे हो। और इन्वेस्ट कर दिया तो और कंपनी को बड़ा कर देता है। तो मेन वही चीज़ करता है, या तो कंपनी को खरीद लेता है, ठीक है, या फिर उसमें निवेश कर देता है। कॉर्न लॉ का समाप्त करने के बारे में अब दोस्तों हम लोग यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा। यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला सवाल है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव की व्याख्या करें। कॉर्न लॉ समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार का जो फैसला लिया कॉर्न लॉ समाप्त करने का, क्योंकि कॉर्न लॉ कहाँ लागू किया था, ब्रिटेन लागू किया था। कौन सा चीज पर, मक्का पर, मकई पर, खाते हो ना भुट्टा, वही चीज पर। तो जो वापस ले लिया इसका प्रभाव क्या हुआ, देखो कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया लगा। कॉर्न लॉ जब लगाया था दोस्तों तो देखो खाद्यान्न कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब लॉ लगा दे तो विदेश से कोई सामान आ नहीं रहा था। अब जब लॉ हटा दिया तो धड़ाधड़ आने लगा विदेश से सामान ब्रिटेन में, ठीक है। और इससे जब सामान ज्यादा हो गया तो दाम घट गया, तो क्या कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया लगा। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। जो बाहर से आ रहे थे, ठीक है, उसका कीमत ब्रिटेन में जो उत्पादन हो रहा था उससे बहुत कम था। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके, और जिसके कारण दोस्तों ब्रिटेन के जो किसान थे वो उस कीमत का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि उसका उत्पादन में ही ज्यादा खर्चा हो जाता था। कैसे सस्ता में बेचता बेचारा, उसको सरकार से भी कोई हेल्प नहीं मिलता था। बाहरी देशों को सरकार से हेल्प मिलता था, सब्सिडी मिलता था, लेकिन ब्रिटेन के किसानों को कुछ नहीं मिल रहा था, जिससे वो कम दाम में नहीं बेच पा रहा था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए एवं गांव के गांव वीरान हो गए। क्यों? क्योंकि गांव में खेती नहीं रहा, अब लोग बाहर चले गए काम करने के लिए। गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे, वहां पर काम करने लगे। छोड़ो वर्ग किसानी लाभ तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए सब इस प्रकार हुआ। राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें तो देखो क्या क्या होता है। भारत में राजनीतिक दल के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है, ठीक है। मतलब सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना कि कितना आप कमा रहे हो इस पर रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। मतलब आप जीत गए चुनाव किसी और पार्टी से, ठीक है, दूसरा पार्टी सबको प्रलोभन दिया कि तुम आ जाओ मेरी पार्टी में, मैं तुमको नेता बना दूंगा, मैं तुमको मंत्री बना दूंगा, ठीक है, मैं तुमको स्वास्थ्य मंत्री बना दूंगा, मैं तुमको शिक्षा मंत्री बना दूंगा। तो ये हो गया लोग का हमारा बेचारा आ गया दूसरा पार्टी में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको बदलने के लिए, इसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय क्या किया, पैसे और अपराधियों का प्रभाव जारी करने के लिए एक आदेश जारी किया कि नहीं तुम पैसे देकर किसी चुनाव नहीं जीत सकते हो, तुम जनता को पैसा नहीं दे सकते हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से इस पर भी रोक लगाया गया। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरों का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को क्या, अपनी संपत्ति के ब्यौरों का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया कि हाँ मेरे पास इतना संपत्ति है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, ठीक है, मैं रोडपति हूँ। ऐसे रोडपति तो होता नहीं है कोई नेता। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। देखो औपचारिक अनौपचारिक स्रोत बहुत ही अच्छा है, एक तरफ लिखना औपचारिक, एक तरफ अनौपचारिक। क्या क्या है देखो, और औपचारिक स्रोत क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंकों और सहकारी समितियां हो गया, ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है। लेकिन दोस्तों जो अनौपचारिक होता है ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, पंजीकृत नहीं होता है, जैसे साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, रिश्तेदार हो गया, इनसे लोन लोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सूद देना पड़ेगा। जो बैंक होता है दोस्तों, जो औपचारिक स्रोत होता है, इनका ब्याज दर क्या होता है, निश्चित होता है, बट इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है, ठीक है। हर एक आदमी का अलग अलग होता है, किसी आपका मामा से लोगे 10%, फूफा से लोगे 15%, जिसका जितना मन ले लेता है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण से ऋण लोगे तो शोषण होगा। इसकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है, ठीक है, औपचारिक में। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, देखो इनका निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल अपना लाभ कमाना होता है। भाई सब मैं दूंगा सूद में और पैसा कमाऊंगा रोकड़ा। लेकिन दोस्तों कई लोगों का तो मतलब सूद में पैसा देकर अपना मूल तक डूब जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो अपना वसूल नहीं कर पाते हैं ना। भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो भूगोल का। चाय की खेती मुख्य रूप से दोस्तों आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। और आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या देख लो, इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली भूमि चाहिए। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। जो इसके लिए तापमान चाहिए दोस्तों 20 से 30 डिग्री का चाहिए, याद रखना। और जो वर्षा चाहिए इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा चाहिए, ठीक है। इतना सारा चीज़ में चाहिए चावल की खेती के लिए। अब दोस्तों आप लोग एक मैप का क्वेश्चन सा देख लो, कल ही मैंने ये मैप बताया था। मानचित्र में ये चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है। क्या क्या, नवेली कोयला खान कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु कहाँ आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ होगा तमिलनाडु। तो ऐसे डैश देके दिखा देना नवेली कोयला खान।
अगला सवाल है झरिया रानीगंज, तो झरिया कहाँ है? झारखंड में, तो यहाँ से दिखा देना रानीगंज, झरिया रानीगंज कोयले क्षेत्र है। अगला क्या है? दिग्बोई, दिग्बोई कहाँ है? असम में, तो असम कहाँ है दोस्त? यहाँ पर है, तो ऐसे करके डैश देकर दिखा देना दिग्बोई। नेक्स्ट है मुंबई हाई, मुंबई हाई कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये है महाराष्ट्र, यहाँ डैश देकर दिखा देना, ये पॉइंट थोड़ा बाहर हो गया, तो यही चीज़ है महाराष्ट्र, दिखा देना वहाँ पर। और अगला है सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। मैंने डैश ब्रेकेट में सबको लिख दिया ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा झरिया कहाँ है, दिग्बोई कहाँ है, रानीगंज कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, ठीक है। तो तेलंगाना में क्या है आपका? सिंगरौली, सिंगरौली तेलंगाना देख लो, यहाँ पर तेलंगाना, इसको टैग देकर सिंगरौली दिखा देना। तो ये दोस्तों आप लोग टॉप 19 क्वेश्चंस देख लो, इस प्रकार से जवाब देना है, एक भी सवाल नहीं कटेगा। हाँ, और अच्छे से रिवीजन कर लो, रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस देखने के लिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी। बहुत सारे एग्जाम बचा हुआ है, फोड़ देंगे यार आगे में, ठीक है। बस पढ़ते रहो। नेक्स्ट दिन जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।